नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा इकोनॉमी दिस वीक का प्रोग्राम है जहां पर हम इकोनॉमी के सेगमेंट पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस प्रोग्राम का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि जो खबरें करंट में रही हैं, जो करंट की खबरें हैं, उन खबरों के स्टैटिक पोर्शन को समझा जाए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की जाए। तो आज ये जो हमारी वीडियो है, ये इस सीरीज की 7th वीडियो है। तो 7वीं वीडियो यहाँ पर हम करने वाले हैं, 7वीं सीरीज की वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी सीरीज जो हमारी वीडियो पे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट पर विस्तार से, गंभीर तरीके से, डिटेल तरीके से चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमी दिस वीक के आज के प्रोग्राम में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो पहली खबर हमारी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई है। तो म्यूचुअल फंड को एक बार समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, खबर चर्चा में क्यों आई है। यहाँ पर एक स्ट्रेस टेस्ट करने की बात की जा रही है, तो स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, रेगुलर शेयर और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है उसको भी समझेंगे। तो इन तमाम चीजों पर यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं। अगली जो हमारी खबर है शॉर्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है। शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से चर्चा में आया है। तो इस पर भी एक बार बात करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, शॉर्ट सेलिंग किस तरह से की जाती है, इसके कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझें। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि FNO बहुत ज्यादा इस बार चर्चा में रहा है। हमारी वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण के दौरान इसका जिक्र किया था। तो इस वजह से FNO को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि FNO होता क्या है। FNO से सवाल आने की संभावना है क्योंकि लगातार बजट में भी इसका जिक्र था, सेबी की ओर से भी इसका जिक्र किया जा रहा है, भारत में बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या FNO में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो FNO को भी समझेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और ये रेगुलर शेयर ट्रेडिंग से किस तरह से अलग है। अगली खबर भारत के आयात और निर्यात को लेकर के है। यहाँ पर हम भारत के ट्रेड डेफिसिट को समझेंगे और इसके अलावा जो दूसरे तरह के डेफिसिट होते हैं, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट हो गया, बजट डेफिसिट है, गवर्नमेंट डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये ओवरऑल हमारी खबरें होंगी जिन खबरों पर हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। एक बार बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो है एक सेल दृष्टि संस्थान की ओर से लाई गई थी। सेल में आपको जो है जो स्वतंत्रता दिवस था वहां पर स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए आपके लिए हमारे जो तमाम कोर्सेज थे उन पर 40% का डिस्काउंट आपके लिए लाया गया था। अब डिस्काउंट जो है समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने अभी तक इस डिस्काउंट का लाभ नहीं उठाया है तो जल्दी से हमारे नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कीजिए। 8750187501 नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो तमाम कोर्सेज हैं उन पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट का लाभ जो है आप EMI के जरिए भी उठा सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप इस पूरी सेल का लाभ प्रत्यक्ष तौर पर उठा सकते हैं। चलिए बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले बातचीत की जाए म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड की खबर अगर आप देखें, ये खबर दरअसल चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि सेबी सेबी जो है भारत में स्टॉक एक्सचेंज, भारत में जो शेयर बाजार है और भारत में जो म्यूचुअल फंड का मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को तनाव परीक्षण करने का जो है करने की एडवाइस दी गई है, करने की सलाह दी गई है, ताकि जो है आपका जोखिम प्रबंधन किया जा सके, रिस्क मैनेजमेंट किया जा सके। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तनाव परीक्षण क्या होता है, स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। तनाव परीक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेस टेस्ट। तो स्ट्रेस टेस्ट जो है वो आपका फाइनेंस का एक टर्म है। क्या मतलब होता है इसका, ये आपका जोखिम प्रबंधन का एक उपकरण है। ऋण जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी पोर्टफोलियो या वित्तीय फर्म पर काल्पनिक घटनाओं के संभावित प्रभाव का आकलन किया जाता है। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी का म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिक स्कीम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी जांच जो है वो आपका तनाव परीक्षण के माध्यम से की जाएगी। और सेबी की ओर से सुझाव दिया गया है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये टेस्ट जल्द से जल्द कर लेना चाहिए ताकि निवेशकों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इस वजह से ये खबर जो है आपका चर्चा में आपको देखने को मिली थी। अब एक बार म्यूचुअल फंड क्या होता है उसकी बात करते हैं। म्यूचुअल फंड बार बार चर्चा में आता है। आप अगर टीवी देखते हैं तो आपने टीवी पर देखा होगा म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऐड आपको मिलते हैं।
जिसमें कहा जाता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसको समझते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक वित्तीय उपकरण है, जिसको कंपेरेटिवली ज्यादा सेफ माना जाता है, ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आपके जो निवेशक हैं, उन निवेशकों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। बहुत सारे निवेशक एक साथ आते हैं और उनसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, और फिर उस पैसे को प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज, जैसे कि आपका डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए, डिबेंचर्स हो गया, इक्विटीज हो गई, या फिर दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर इस इन्वेस्टमेंट पर जो है रिटर्न कमाया जाता है। पैसे के प्रबंधन के लिए एक छोटा सा शुल्क भी आपको देना पड़ता है, थोड़ी सी फीस आपको देनी पड़ती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, उसको सबसे ज्यादा उभरते हुए इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है, और इसमें बेसिकली इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ भी देखने को मिलती है। जो पैसा आप देते हैं वो पैसा आपका भारतीय इकोनॉमी में बचत यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सरल बनाता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, और इसको किफायती भी बनाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपको आपके निवेश पर रिटर्न भी प्राप्त होता है, आपके निवेश पर इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पक्ष, थ्योरेटिकल पक्ष को हमने समझा। अब एक बार डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट के जरिए समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से देख लिया जाए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड गठित होता है, एक एंटिटी गठित की जाती है। अब क्या होता है कि बेसिकली अगर आप जो है अकेले निवेश करने जाएंगे, तो आप क्या हो सकता है कि आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट तो हमने देखा, मार्केट क्या है, बाजार जोखिम, बाजार जो है जोखिम होता है, बाजार में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो लोग क्या करते हैं, अकेले पैसा नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं। मान लीजिए 10 लोग आपका जो है एक साथ आते हैं, और ये 10 लोग आपका मार्केट में पैसा लगाते हैं। 10 लोग क्या करते हैं, अगर अकेले जो 10 लोग हैं ये मार्केट में पैसा लगाने जाएंगे, तो ये अलग अलग 10 रुपए लगाएंगे। लेकिन एक साथ अगर आते हैं ये सभी 10 लोग, तो ये सभी 10 लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड को अपने 10-10 रुपए प्रदान कर देंगे। अब म्यूचुअल फंड के पास हो गए 100 रुपए, और म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली आपका एक एक्सपर्ट को हायर करेगा, एक विशेषज्ञ को हायर करेगा, और ये एक्सपर्ट वो व्यक्ति होगा जो कि मार्केट को ढंग से समझता है। जबकि ये लोग क्या हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये मार्केट को ढंग से नहीं समझते हैं। लेकिन ये जो एक व्यक्ति है जिसने मार्केट की पढ़ाई की है, इसने मार्केट को समझा है, और सारे पैसे, ये सभी लोग जो हैं वो अपना पैसा इस व्यक्ति को दे देंगे, और ये व्यक्ति आगे चल करके मार्केट में इस पैसे को लगाएगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, और फिर उसमें से रिटर्न कमाने की कोशिश करेगा, और जो भी रिटर्न आएगा वो इन सभी लोगों को वापस दे दिया जाएगा, इन सभी लोगों को वो रिटर्न जो है लौटा दिया जाएगा। ये होता है आपका म्यूचुअल फंड, इस तरह से आपका म्यूचुअल फंड काम करता है। और फिर ये जो एक्सपर्ट है, इस एक्सपर्ट को बेसिकली अपने सैलरी भी चाहिए, क्योंकि इस एक्सपर्ट को भी अपना घर चलाना है। तो इनके जो पैसे होते हैं, इसमें से कुछ शुल्क जो है वो इस एक्सपर्ट को भी दिया जाता है, और फिर पैसा जो है इनको वापस लौटा दिया जाता है, इनको जो है धीरे धीरे रिटर्न मिलता रहता है उस पर। तो ये आपका म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है उस पर हमने देखा। इसके अलावा अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है कोई जो म्यूचुअल फंड है वो आपका केवल निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड हो जो वो आपका केवल आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करता हो, केवल आईटी सेक्टर के जो स्टॉक है वहां पर इन्वेस्ट करता हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड हो वो आपका केवल फाइनेंस सेक्टर में, केवल बैंकों में इन्वेस्ट करता हो। तो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से म्यूचुअल फंड को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो आपकी छोटे से अमाउंट को, आप सोच करके देखिए, ये लोग 10-10 रुपए लगा रहे थे, अगर मार्केट में जाते तो 10 रुपए बहुत कम होते हैं और उनको लॉस हो जाता, लेकिन इन सभी लोगों ने अपना पैसा एक साथ मिलाया और इसको 100 रुपए बना दिया, और एक एक्सपर्ट को पैसा दिया, और इस एक्सपर्ट ने मार्केट से रिटर्न कमाया। यहाँ पर कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपका म्यूचुअल फंड हुआ। म्यूचुअल फंड का पूरा ग्राफ आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले लाभ की अगर आप बात करें, म्यूचुअल फंड में क्या लाभ आपको मिलते हैं, तो पहला लाभ यही है कि पेशेवर प्रबंधन होता है। एक एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट आपको मैनेज करता है, तो पेशेवर लोग आप उसको मैनेज करते हैं, कोई सामान्य लोग उसको मैनेज नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। विविधीकरण होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, वो भी हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में जो है आपका आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी 50 में भी, फाइनेंस में भी। तो आप अलग अलग म्यूचुअल फंड जो है अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विविधीकरण भी देखने को मिलता है। तरलता भी होती है, यानी कि आपने लगाया पैसा, फिर आपको समझ में नहीं आया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो पैसे को आप निकाल भी सकते हैं। हालांकि निकालने की भी एक निश्चित अवधि होती है, अगर आप उससे पहले निकालते हैं तो आपको थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ती है। इसके अलावा सरकारी नियम बहुत सख्त होते हैं म्यूचुअल फंड के मामले में, जैसे कि शेयर मार्केट के मामले में होते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी भी है, सेबी इसको रेगुलेट करता है, वो भी हमने देखा। तो सेबी रेगुलेट करता है, यानी कि निवेशकों के साथ धोखा होने का जो चांस है
जो नुकसान होने का चांस है, जो धोखाधड़ी का चांस है, वो बहुत कम होता है। इसके अलावा पूर्ण प्रकटीकरण होता है। पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब ये है कि फुल डिस्क्लोजर होता है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है, म्यूचुअल फंड कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, कहाँ पर पैसे लगाता है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, कौन एक्सपर्ट है, कौन उसका मैनेजर है, ये सभी चीजें आपको जो है उस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो पूरी तरह से डिस्क्लोजर, सारी चीजें आपको जो है पब्लिक डोमेन में मिल जाती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हैं आपके म्यूचुअल फंड के, और जिन पर हमने बात कर ली है। अब एक बार चार्ट के जरिए भी म्यूचुअल फंड को समझ लिया जाए। हमने देखा सबसे पहले इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के पास कुछ पैसा होता है, वो पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं। मैनेजर यानी कि एक्सपर्ट, जिसको बाजार की नॉलेज है। तो एक्सपर्ट हो गया, ये एक्सपर्ट क्या करता है, सिक्योरिटीज खरीदता है, यानी कि मार्केट में इन्वेस्ट करता है। फिर मार्केट उसको रिटर्न देता है, पैसे आते हैं, प्रॉफिट आता है, और वो रिटर्न जो है वो बेसिकली आपका वापस इन्वेस्टर को मिल जाता है। तो इस तरह से आपका पूरा म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है वो काम करता है। तो म्यूचुअल फंड को हमने यहाँ पर समझा कि आपका म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। चलिए बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए हमारी अगली खबर के बारे में। हमारी जो अगली खबर है वो बेसिकली आपका शॉर्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में क्यों आई, सबसे पहले उसको अगर आप देखें तो खबर चर्चा में आई हिंडनबर्ग कंपनी की वजह से। आपको याद होगा 2023 में जनवरी महीने में हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया था, जिस रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप यानी कि अडानी ग्रुप पर अपने शेयर्स के साथ मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया गया था। उन पर कहा गया था कि इन्होंने गलत तरीके से अपने शेयर्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, और फिर उसकी जांच भी होती है। अभी तक उसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया था, लेकिन अब हिंडनबर्ग कंपनी की ओर से सेबी की जो प्रमुख हैं उनके खिलाफ भी बेसिकली एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की प्रमुख और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ जो है मिल करके, उन्होंने बेसिकली जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में सेबी की प्रमुख और अडानी ग्रुप के बीच में रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की गई थी, जहां पर रिपोर्ट में बताया गया कि बेसिकली जो अडानी ग्रुप की जांच है वो इसी वजह से सही ढंग से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो आपका सेबी के प्रमुख हैं वो भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं, उनकी भी वहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद थे। तो ये आरोप आपका हिंडनबर्ग कंपनी पर लगाया गया था। अब ये खबर जो है शॉर्ट सेलिंग को लेकर के है, हमने इस पूरे टॉपिक पर विस्तार से पहले भी बातचीत कर ली है, तो अब इस पर डिस्कशन करने का कोई मायने नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग चर्चा में क्यों आती है? शॉर्ट सेलिंग चर्चा में आती है क्योंकि ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है, इस कंपनी को शॉर्ट सेलर भी कहा जाता है, तो इसी वजह से शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो चर्चा में आता है। तो अब हमें शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप देखें तो इस कॉन्सेप्ट को वैसे हम पहले भी समझ चुके हैं। हमारे कई साथी जो कि आपका इन न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने पहले भी इसको देखा होगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग को दोबारा से समझा जाए। सबसे पहले अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखें, अगर आप रेगुलर मार्केट में देखें, जैसा कि हम समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आप शेयर को परचेज करते हैं, यानी कि शेयर को खरीदते हैं। आप कह सकते हैं बाय करते हैं आप शेयर को। आपने शेयर बाय किया, 10 रुपए में आपने इसको बाय किया। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है कि आप उम्मीद करते हैं शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन होगा शेयर में। वैल्यू एडिशन की आप उम्मीद करते हैं कि शेयर की वैल्यू जो है ऊपर जाएगी। मान लीजिए शेयर की वैल्यू ऊपर जाती भी है और अब शेयर की वैल्यू हो जाती है 12 रुपए, फिर आप इसको सेल कर देंगे। फिर आपने क्या किया, इसको आपने सेल कर दिया 12 रुपए में, और इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या हुआ, आपने 10 रुपए में खरीदा था, 12 रुपए में सेल किया, यानी कि 2 रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिला। ये होता है आपका ट्रेडिशनल मार्केट। अब ये होता है आपका ट्रेडिशनल तरीके से पैसे कमाना। एक और तरीका होता है जो कि आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है? पहले हमने क्या देखा था, पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले आप उम्मीद करते हैं कि किसी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, फिर आप उस शेयर को खरीद लेते हैं, फिर जब वैल्यू बढ़ती है तो आप उसको बेच देते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है। शॉर्ट सेलिंग में पहले आप क्या करते हैं, पहले आप उम्मीद करते हैं कि शेयर की वैल्यू घटेगी, यानी कि वैल्यू डिक्लाइन होगी, वैल्यू में जो है रिडक्शन देखने को मिलेगा, वैल्यू रिड्यूस होगी। तो आप क्या करते हैं, आपको उम्मीद है कि किसी शेयर की वैल्यू घटने वाली है, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको उम्मीद है कि एबीसी कोई कंपनी है, इस कंपनी के शेयर की वैल्यू जो है वो नीचे जाने वाली है, तो आप इसको क्या करते हैं, आप इसको सेल कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास अभी तक ये शेयर मौजूद नहीं है, तो अब आप सोचेंगे कि अगर आपके पास कोई चीज है ही नहीं
तो आप उसको सेल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने सेल कर दिया। कहाँ से लेकर के? आपने शेयर जो है उधार लिए हैं। कहाँ से उधार लिए हैं? आपने अपने ब्रोकर से शेयर उधार लिए हैं। ब्रोकर यानी वो व्यक्ति जिसके माध्यम से आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आपने अपने ब्रोकर से शेयर उधार लिए और मार्केट में उस शेयर को बेच दिया। अब मान लीजिए आपने जिस प्राइस पर बेचा था वो प्राइस आपका 10 रुपए था। उसके बाद जैसा कि आपने उम्मीद की थी कि वैल्यू रिडक्शन होगा, वैल्यू रिड्यूस होगी और शेयर की वैल्यू कम भी हो जाती है। तो अब एबीसी कंपनी के जो शेयर हैं पहले 10 रुपए के थे, अब घट के 8 रुपए के हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप 8 रुपए में शेयर खरीद लेंगे। अब आप क्या करेंगे? परचेज करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं अब आप बाय करेंगे। आपने बाय किया 8 रुपए में और आपने बेचा था इसको 10 रुपए में, और वापस आपने बाय करने के बाद अपने ब्रोकर को शेयर वापस लौटा दिए। तो आपने यहाँ पर बेचा था 10 रुपए में और खरीदा उसको 8 रुपए में। तो उल्टा होता है यहाँ पर, पहले यहाँ पर आप बेचते हैं फिर उस चीज को खरीदते हैं, वापस खरीद करके वापस लौटा देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। अब इस एक बार इसको ग्राफ पर भी समझ लिया जाए। शॉर्ट सेलिंग आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रोकर मौजूद है और एक यहाँ पर शॉर्ट सेलर मौजूद है, और यहाँ पर आपका मार्केट है। आपने क्या किया? आप शॉर्ट सेलर हैं, मान लीजिए आप अपने आप को यहाँ पर रख करके देखिए कि आप शॉर्ट सेलर हैं। आपने सबसे पहले अपना जो ब्रोकर है, जैसे कि आपका जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, और भी बहुत सारे ऐप हैं जो कि आपका स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम करते हैं। आपने सबसे पहले इन ब्रोकर से जो है शेयर उधार लिए। तो आपने क्या किया? आपने मान लीजिए 10 शेयर यहाँ पर उधार ले लिए। फिर आपने वो 10 शेयर जाकर के मार्केट में बेच दिए। तो 10 शेयर आपने मार्केट में बेच दिए। मान लीजिए आप 5 रुपए के प्राइस पर 10 शेयर मार्केट में बेच देते हैं। तो आपने कितने रुपए के शेयर बेचे? आपने बेचे 50 रुपए के शेयर। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट में क्या होता है? मार्केट में शेयर अपनी वैल्यू लूज कर देता है। पहले 5 रुपए था, अब वैल्यू हो जाती है मान लीजिए 4 रुपए। फिर आप क्या करते हैं? आप वापस उसको खरीद लेते हैं। तो आपने बेचा था 10 इंटू 5 यानी 50 रुपए में, और फिर 10 शेयर आप वापस खरीद लेते हैं कितने रुपए में? 40 रुपए में। तो आपने जब बेचा था, बेचने का मतलब क्या है? बेचने का मतलब ही यह है कि आपको पैसे मिले थे। तो आपको मिले थे पैसे 50 रुपए और आपने खरीदा है। और खरीदने का मतलब क्या है? खरीदने का मतलब यह है कि आपने पैसे दिए हैं। तो आपको पैसे मिले थे 50 रुपए, आपने दिए वापस 40 रुपए। इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। फिर आपने यहाँ पर जो शेयर वापस खरीदे हैं, ये जो शेयर आपने खरीदे हैं 10 शेयर, ये आप अपने ब्रोकर को वापस लौटा देंगे। इसी प्रोसेस को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। लेकिन शॉर्ट सेलिंग केवल तब की जा सकती है जब आपको उम्मीद है कि मार्केट गिरने वाला है। अब आप सोच करके देखिए कि यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या है, मार्केट गिर रहा है, तभी आपको प्रॉफिट हुआ है। पर आप सोच करके देखिए कि अगर मार्केट उठ जाता है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर आपने 5 रुपए के प्राइस से शेयर जो है बेच दिए थे और 4 रुपए में खरीद लिया। अब आप सोच करके देखिए कि अगर ये वैल्यू 4 से बढ़ करके 6 हो जाती, आपने 5 रुपए पर बेचे थे और आपको 6 रुपए पर खरीदने पड़ते, तो आपको जो पैसे मिले थे वो तो 50 रुपए था, और आपने जो पैसे पे किए वो हो जाता 60 रुपए। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको 10 रुपए का नुकसान भी हो सकता था। इसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग में लॉस होना। तो यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में भी आपका लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वैसे ही शॉर्ट सेलिंग में भी आपका लॉस हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब एक बार यहाँ पर हमारी जो दूसरी खबर है वो समाप्त होती है, बात करते हैं तीसरी खबर पे। तीसरी खबर जो है वो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि सेबी की ओर से, जो कि भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, उसकी ओर से F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट को जोखिम से कम करने के लिए एक 7 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया गया है। ये जो 7 सूत्रीय प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में क्या क्या चीजें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत टेक्निकल मैटर यहाँ पर दिया हुआ है और इतना ज्यादा डिटेल में आपका एग्जाम नहीं आएगा। आपका जो सवाल आ सकता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही आएगा। उद्देश्य क्या है इस पूरे कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य है भारत में शेयर मार्केट में जटिलता और जोखिम को कम करके खुदरा निवेशकों को सुरक्षित करना, खुदरा निवेश द्वारा अत्यधिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना। बहुत ज्यादा जो पैसा लगा रहे हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर और उनको बहुत लॉस भी हो रहा है। जैसे एफएनओ के बारे में कहा जाता है कि अगर 10 लोग इसमें पैसा लगाते हैं तो इसमें से केवल एक ही व्यक्ति को प्रॉफिट होता है। आप सोच करके देखिए 9 लोग यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं। तो इसको आप सट्टेबाजी ही कहेंगे, तो इसको आप जो है स्पेकुलेशन ही कहेंगे। वो लोग केवल स्पेकुलेट कर रहे हैं, उनको मार्केट की समझ बहुत कम है, केवल स्पेकुलेशन के आधार पर काम चल रहा है।
और ये जो स्पेकुलेशन है इसको जो है डिस्करेज करने का काम सेबी द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा बाजार में स्थिरता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, बाजार में सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, निवेशकों के विश्वास और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विकास बाजार समर्थन की कोशिश की जाएगी। तो ये इसका उद्देश्य हुआ। अब हमें समझना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, लेकिन अगर आप इसमें पैसा लगाने जाते हैं तो उतना ही नुकसान ये आपको दे सकता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एफएनओ का कॉन्सेप्ट होता क्या है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एफएनओ होता क्या है। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, उम्मीद है कि आपको भी एफएनओ उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक घर यहाँ पर मौजूद है, एक घर यहाँ पर है और आपका एक साथी जो है वो किसी मंत्रालय में काम करता है। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे जो आपका राजमार्ग मंत्रालय है उसमें काम करता है, और वो आपका जो दोस्त है वो आपको बताता है कि इस जगह से, ये जो घर है इस जगह के करीब एक हाईवे गुजरने वाला है, एक हाईवे यहाँ पर बनेगा, और ये हाईवे अगर बन जाएगा तो अभी इस घर की जो वैल्यू है वो मान लीजिए आपका 100 रुपए है। अगर ये हाईवे बन जाता है तो इस घर की वैल्यू जो है वो 300 रुपए तक जा सकती है, यानी बढ़ सकती है वैल्यू। अब लेकिन उसने ये भी बताया आपके दोस्त ने कि जरूरी नहीं है कि यहाँ से हाईवे गुजरेगा ही, हाईवे के लिए अभी 2 जगह फाइनलाइज की गई हैं, लेकिन ये जगह ज्यादा प्रबल है। तो आपके दोस्त ने आपको ये जानकारी प्रदान कर दी। अब आप जो है इस व्यक्ति के पास जाते हैं, व्यक्ति ए है, और आप इस घर को देखते हैं और आप कहते हैं कि अगर यहाँ पर हाईवे बन जाएगा तो इससे तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हाईवे नहीं बनेगा तो इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 100 रुपए में खरीदूंगा, धीरे धीरे हो सकता है घर की वैल्यू और कम हो जाए क्योंकि हाईवे तो जाने वाला नहीं है। तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या आ जाती है। अब इस समस्या का सॉल्यूशन कहाँ है? इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप जाते हैं व्यक्ति ए के पास जो कि इस घर का मालिक है, और व्यक्ति ए के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आप एक समझौता करते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं। इस अग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? इस अग्रीमेंट में लिखा होता है कि बेसिकली अगर यहाँ पर इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर अगले 1 साल में, अगर अगले 1 साल में इस घर की वैल्यू जो है वो 300 रुपए हो जाती है तो मैं इस घर को खरीद लूंगा। कितने रुपए में? 100 रुपए में। और अगर इस घर की वैल्यू जो है 300 नहीं होती है तो मैं इस घर को नहीं खरीदूंगा। तो ये चीज आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हुए आप ये जो व्यक्ति ए है, इस व्यक्ति ए को जो है कुछ पैसा भी देते हैं। मान लीजिए आप इसको 20 रुपए जो है प्रीमियम अमाउंट, 20 रुपए जो है टोकन अमाउंट दे देते हैं। आप इसको कहते हैं कि अगर घर, आप ये 20 रुपए रख लीजिए, अगर घर की वैल्यू 300 रुपए हो जाती है तो मैं 100 रुपए में इसको खरीद लूंगा, और अगर घर की वैल्यू 300 रुपए नहीं होती है तो मैं इस घर को नहीं खरीदूंगा, और ये जो 20 रुपए हैं ये 20 रुपए भी आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या किया? आपने एक अग्रीमेंट कर लिया। तो इस अग्रीमेंट, ये जो पूरा सिस्टम है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अग्रीमेंट किस तरह से काम कर रहा है। अब इसी को कहा जाता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब यहाँ पर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अगर आप देखें तो मान लीजिए ये जो घर है, इस घर को आप किसी कंपनी का शेयर मान सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी एबीसी है, ये उसका शेयर है। अब आपको उम्मीद है कि इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है और अगले 1 महीने में इस कंपनी का जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ सकती है। तो आप क्या करेंगे? आप किसी एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, समझौता करेंगे, और उस समझौते में आप उस व्यक्ति से कहेंगे कि अगर इस शेयर की वैल्यू अगले 1 महीने में 100 से बढ़कर के 300 हो जाती है तो फिर मैं आपके शेयर को खरीद लूंगा, लेकिन अगर 100 से बढ़कर के जो है 300 नहीं होती है तो मैं आपके घर को नहीं खरीदूंगा या फिर आपके शेयर को नहीं खरीदूंगा। और मैं इस समझौते को करने के लिए, इस पूरे अग्रीमेंट को करने के लिए आपको कुछ पैसे भी दूंगा। ये पैसा आपका टोकन अमाउंट है। इसको शेयर मार्केट की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको आप प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम आप उसको प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक अग्रीमेंट कर लिया है। इस अग्रीमेंट को कहा जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं आप इसको? इसको आप कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया आपका प्रीमियम, फिर आपकी शेयर की वैल्यू, ये हो गई आपकी फ्यूचर की वैल्यू जहां पर जाना है। इसको आप कह सकते हैं 1 महीने का जो पीरियड है उसको आप एक्सपायरी पीरियड कहते हैं, एक्सपायरी डेट कहते हैं, और इसको आप कह सकते हैं ये जो है एक्सपायरी वैल्यू आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपका पूरा तरीका है फ्यूचर एंड ऑप्शन जिस आधार पर काम करता है, जिस तरह से काम करता है। तो ओवरऑल आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शब्द और आता है, एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो वो ये है कि हमने यहाँ पर 2 शब्दों का जिक्र किया है, एक है आपका फ्यूचर और एक है आपका ऑप्शंस। अब इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है? टेक्निकल डिफरेंस है। काम दोनों एक ही तरीके से करते हैं, लेकिन एक टेक्निकल डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि जो आपका एक तरफ होता है आपका फ्यूचर्स और एक तरफ होता है आपका
ऑप्शंस। डिफरेंस दोनों में ये है कि हमने देखा कि यहाँ पर जो अग्रीमेंट हो रहा है, इस अग्रीमेंट में एक प्रावधान ये है कि अगर वैल्यू ऊपर जाती है तभी मैं खरीदूंगा। इसको कहा जाता है आपका ऑप्शंस, जहां पर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप वैल्यू के नीचे रहने पर शेयर को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका होता है आपका फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। फ्यूचर में ये कहा जाता है कि अगर आपने जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा भी करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से इनकार कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास फ्यूचर का पूरा अग्रीमेंट मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। फिर आप शेयर खरीदने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन ऑप्शंस में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप शेयर खरीदने से इनकार कर सकते हैं। ये बेसिकली बेसिक सा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उम्मीद है फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये आप आसानी से समझ गए होंगे। आपके लिए समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से, बहुत सरल से एग्जाम्पल से समझा कि आपको उम्मीद है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर बढ़ेंगे तो मैं खरीदूंगा, नहीं बढ़ेंगे तो मैं नहीं खरीदूंगा। इसको कहा जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। चलिए, अब यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी समाप्त होता है। थोड़ा सा एक बार डिस्टिंक्शन देख लिया जाए। अंतर क्या होता है स्टॉक्स और एफएनओ में, स्टॉक्स और ऑप्शंस में। तो ये बेसिकली आपका जो स्टॉक होता है वो आपकी कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये केवल ओनरशिप का, ये केवल बेसिकली यहाँ पर आप इसको एक ऑफर की तरह देख सकते हैं, इसको एक अग्रीमेंट की तरह देख सकते हैं, जहां पर जो ओनरशिप होती है वो फ्यूचर में आती है। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉक कभी एक्सपायर नहीं होता, हमने देखा। लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस में आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है। 1 महीना हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 1 साल हो सकता है, कितना भी समय हो सकता है। लेकिन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर जरूर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई लेवरेज आपको नहीं मिलता है। लेवरेज में आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेवरेज जो है थोड़ा सा मार्केट के टर्म में इस्तेमाल किया जाता है कि आप अगर यहाँ पर अगर आप इसको खरीदने जाते हैं थोड़ा सा लेवरेज आपको मिलता है। इसके अलावा इसमें जो होता है 1 शेयर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। एक शेयर का मतलब ये होता है कि आपको एक ही शेयर प्राप्त होगा। इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें बेसिकली आपका एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक शेयर नहीं होता। एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके 10 शेयर हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके 100 शेयर हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके 25 शेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको बहुत सारे शेयर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें रिस्क की अगर आप बात करें तो इसमें रिस्क जो होता है वो आपका मीडियम टू हाई होता है, और यहाँ पर जो रिस्क है वो पूरी तरह से हाई होता है। जो ऑप्शंस में रिस्क माना जाता है वो सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की 10 लोग पैसा लगाते हैं और इस 10 लोगों में से केवल एक ही इंसान को यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो ये आपका बेसिकली स्टॉक्स एंड ऑप्शंस में हमने डिफरेंस की बात की। उम्मीद है कि स्टॉक एंड ऑप्शन क्या होता है, एफएनओ क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार भारत के आयात निर्यात की बात कर ली जाए। बहुत छोटी सी खबर है। खबर यही है कि जुलाई महीने का हमारा डेटा सामने आया है, और डेटा में बताया गया है कि जुलाई महीने में भारत का निर्यात जो है वो 1.5% घट करके आपका 33.98 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि पिछले 8 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले अगर पिछले 3 महीनों की आप बात करें तो पिछले 3 महीनों में ये लगातार बढ़ रहा था, पॉजिटिव था, लेकिन इस बार इसमें कमी देखने को मिली है। ये तो निर्यात की हमने बात की। आयात की अगर आप बात करें तो आयात हमारा बढ़ा है। आयात कितना बढ़ा है? आयात बढ़ गया है हमारा 7.5% पे, और ये पहुंच गया है 57.5 बिलियन डॉलर पर। तो आयात हमारा बढ़ा है, निर्यात कम हुआ है, जिसका परिणाम ये है कि हमारा जो व्यापार घाटा है जुलाई महीने का, वो व्यापार घाटा 23.7% बढ़ करके अब 23.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। कारण की अगर आप बात करें, इसका कारण यह है कि निर्यात जो है वो बेसिकली आपका पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में निर्यात हमारा कम हुआ है। तो निर्यात की जो वैल्यू है पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में वो 22.2% घट करके 5.2 बिलियन डॉलर पर आ गई है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो आयात बिल है कच्चे तेल के मामले में, उसमें बढ़ोतरी हुई है, और हमारा आयात बिल 17.4% की वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और ये 13.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च कीमतों की वजह से हुआ है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस बार बढ़ गया है। तो ट्रेड डेफिसिट आप समझ गए होंगे कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली हमारे आयात और निर्यात के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है उसको कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। अब बहुत सारे डेफिसिट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के डेफिसिट आपको मिलेंगे। उनकी एक एक करके बात करें अगर आप, सबसे पहले आपका आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के डिफरेंस को कहा जाता है। फिर होता है आपका टोटल बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट में आप टोटल एक्सपेंडिचर
और टोटल रिसिप्ट को शामिल करते हैं। इसमें हालांकि जो है सैलरी जो है ट्रेजरी बिल्स उसको शामिल नहीं किया जाता, सेल्स ऑफ ट्रेजरी बिल, सॉरी ट्रेजरी बिल के सेल को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। फिर एक आता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की अगर आप बात करें तो इसमें हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है सबसे पहले वो शामिल होता है, और फिर उसमें आप माइनस करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को, रिकवरी ऑफ लोन को, और रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट बाय द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फिर एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में आप फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं। तो ये आपके बहुत सारे प्रकार के डेफिसिट हैं, और ट्रेड डेफिसिट तो हमने समझ ही लिया, हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक आज के समाप्त होते हैं। अब अंत में आपके लिए एक कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी म्यूचुअल फंड की एक विशेषता नहीं है। नहीं शब्द पर आपको गौर देना है। सबसे पहले अगर आप देखें, पहला हमारा ऑप्शन है पेशेवर प्रबंधन, दूसरा है विविधीकरण, तीसरा है तरलता का अभाव, और चौथा है पूर्ण प्रकटीकरण यानी कि फुल डिस्क्लोजर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल आप देखें, हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द शॉर्ट सेलिंग किस विषय से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी जेल प्रणाली, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला हमारा सवाल है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जो सामान्य प्रतिभूतियां होती हैं, सामान्य प्रतिभूतियों की तुलना में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज्यादा जोखिम होता है। हमारा सेकंड आपका स्टेटमेंट है कि एफएनओ में प्राय एक्सपायरी की अवधारणा होती है। अब इनमें से कौन सा सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला सवाल अगर आप देखें, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी घाटे का एक प्रभाव नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उच्च ऋण स्तर, ऑप्शन बी अधिक ब्याज दर, ऑप्शन सी कम पुनर्निवेश, या फिर ऑप्शन डी स्वास्थ्य क्षेत्र को नुकसान। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका डायरेक्ट जो सरकारी घाटे का या फिर आप कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट का डायरेक्ट नुकसान नहीं होता है। चलिए इसी नोट के साथ आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।